हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में। क्लास 10वीं के विज्ञान के 7वें चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम के हम लोग 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान रहे, हर एक प्रश्न के जवाब के लिए आपको 3 सेकंड मिलेगा और जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी पकड़ इस चैप्टर पे कितनी है। ठीक है, और 3 सेकेंड बाद मैं खुद आंसर आपको बताऊंगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, और इसके ऑप्शंस हैं द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को जो है हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सिन है, यानी कि ऑक्सिन क्या है। इसके ऑप्शंस हैं वसा, एंजाइम, पादप हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है इसमें से? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लीवर। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जीवों में रासायनिक समन्वय होता है मस्तिष्क द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या इन सभी के द्वारा। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। जीवों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है हार्मोन के द्वारा। ठीक है, जीवों में रासायनिक समन्वय जो होता है हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या इनमें से सभी के लिए। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो मस्तिष्क इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन के उदाहरण हैं, इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन के उदाहरण है? ठीक है, ऑक्सिन या जिबेरेलिन या एड्रिनालिन या ए और बी दोनों, यानी कि ऑक्सिन और जिबेरेलिन दोनों। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। पादप हार्मोन का उदाहरण आपको बताना है कौन है। तो इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, ऑक्सिन और जिबेरेलिन दोनों ही पादप हार्मोन के उदाहरण है, दोनों ही पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इनमें से कौन जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या जिबेरेलिन। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है किसका प्रयोग करके? तो इसका सही जवाब है इथिलीन। इथिलीन का प्रयोग करके हम लोग फलों को पकाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीजहीन यानी कि जिनमें बीज न हो फलों के उत्पादन में कौन सहायक होता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। जिनमें बीज नहीं होता है उन फलों के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जिबेरेलिन जो है इसका प्रयोग किया जाता है बीजहीन फलों के उत्पादन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन या न्यूरॉन या डेंड्राइट्स। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है न्यूरॉन। ठीक है, ये जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कही जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो होता है किसके कारण होता है?
चीनी की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते ही मुरझा जाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं स्पर्शानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, स्पर्शानुकंचन, या रसायनानुवर्तन। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पर्शानुकंचन। इसके कारण ही जो है छुई मुई के पौधों की पत्तियां जो हैं वो छूते ही मुरझा जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तना का प्रकाश की ओर झुकना, पौधे के जो तने होते हैं वो प्रकाश की ओर झुकते हैं, ये क्या कहलाता है? ये कौन सी क्रिया कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुकंचन, स्पर्शानुवर्तन, या गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तना का प्रकाश की ओर झुकना क्या कहलाता है? तो सीधे तौर पे दिख रहा है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाशानुकंचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है? ठीक है, ग्वाइटर, या मधुमेह, या क्रिटिनिज्म, या बौनापन। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्जीन के कारण, या जेबेरेलिन के कारण, या साइटोकाइनिन के कारण, या एब्सिसिक अम्ल के कारण। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। एब्सिसिक अम्ल के कारण जो है पत्तियों का मुरझाना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुकुंचन गतियां होती हैं, अनुकुंचन गतियां होती हैं किसके कारण? ठीक है, अनुकंचन गतियां होती हैं किस प्रकार की? दिशाहीन, या किसी खास दिशा में, या प्रचलन होती हैं, या कोशिकांग गति के कारण होती हैं। ठीक है, अनुकंचन गतियां होती हैं, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। अनुकंचन अनुकुंचन गतियां होती हैं, तो अनुकुंचन गतियां जो होती हैं वो दिशाहीन होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? खांसना, पलकों का झपकना, घुटने का झटका, या भोजन का निगलना। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोजन का निगलना प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। इस पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आपातकालीन हार्मोन कौन है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो संकट के समय उत्पन्न होता है? जब आदमी के ऊपर संकट पड़ता है तो ये हार्मोन शरीर में जो है उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, या इंसुलिन। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। कौन एक इमरजेंसी हार्मोन है? ठीक है, तो इसके लिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो है वो आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में सोचने का केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? और इसके ऑप्शंस हैं डाइनसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, या अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क में सोचने का जो केंद्र होता है इन चारों में कहाँ स्थित होता है? ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। मस्तिष्क में सोचने का केंद्र आपको बताना है। तो अग्र मस्तिष्क में जो होता है वो सोचने का केंद्र स्थित होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है कौन सी क्रियाएं मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं, या अनैच्छिक क्रियाएं, या दोनों प्रकार की क्रियाएं, या प्रतिवर्ती क्रियाएं। मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रियाएं। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रियाएं बतानी है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं।
जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिब्बेरेलिन क्या है? क्या ये एक वसा है, या एंजाइम है, या हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट है? जिब्बेरेलिन क्या है? और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। जिब्बेरेलिन क्या है? तो जिब्बेरेलिन एक हार्मोन है और ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्मोन। जिब्बेरेलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मानव में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, ओटू ग्रंथि से, या परावटु ग्रंथि से? और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। मानव में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, ओवटू ग्रंथि से, या परावटु ग्रंथि से? थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो ओवटू ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है हमारा, कि मानव हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर यानी कि चीनी के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, वो कौन है? कौन सा हार्मोन जो है मानव रुधिर में, मानव के खून में चीनी के स्तर को नियंत्रित करता है या मदद करता है उसमें? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं एस्ट्रोजेन, एड्रिनलिन, या टेस्टोस्टेरोन, या इंसुलिन? और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंसुलिन जो होता है वो मानव हृदय में चीनी के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? क्या वसा अनिवार्य है, या आयोडीन, या अम्ल, या कार्बोहाइड्रेट? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्शानुवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है किसमें? टेंड्रिल में, या तना के अग्रभाग में, या संवेदी पौधों की पत्तियों में, या जड़ों के शीर्ष में? ठीक है, स्पर्शानुवर्तन स्पष्ट रूप से किन में दिखाई पड़ता है? और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो स्पर्शानुवर्तन जो होता है वो संवेदी पौधों की पत्तियों में दिखाई देता है। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन, संवेदी पौधे मतलब बहुत संवेदनशील होते हैं, छूते ही जो है ये स्पर्श के प्रति अनुकुंचन करते हैं और जो है सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण दोनों दिशाओं में होता है, या एक ही दिशा में होता है, या सभी दिशाओं में होता है, या ए और बी यानी कि दोनों दिशा में भी और कभी कभी एक दिशा में भी? और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन के आवेगों का संचरण हमेशा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही दिशा में। चलिए अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संचरण होता है, ठीक है, विद्युतीय संवेग के रूप में, रासायनिक संवेग के रूप में, विद्युतीय तरंगों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, विद्युतीय संवेगों के रूप में तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संचरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, कि कोशिका में संवेदनाएं दूर ले जाई जाती हैं किसके द्वारा? डेंड्राइन द्वारा, या एक्सॉन द्वारा, डेड्रॉन द्वारा, या एक्सॉन द्वारा, या दोनों के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? ठीक है, कोशिका में से संवेदनाएं दूर ले जाई जाती हैं। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, एक्सॉन के द्वारा जो होता है कोशिकाएं से संवेदनाएं जो है वो दूर ले जाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीवों में उद्दीपनों के प्रति शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? आवेग, या फिर अनुक्रिया, या संवेग, या कोई नहीं? और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, जीवों में उद्दीपनों के प्रति जो शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको हम लोग अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच पाए जाने वाली रिक्त स्थान को, या एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं पेशी कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को, या एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं ग्रंथियों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को, या ये तीनों। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। सिनेप्स किसे कहते हैं? तो ये सभी मिलके जो है वो सिनेप्स की परिभाषा बता रहे थे, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही इसके सही जवाब है। स्टूडेंट, अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि